अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज अकेडमी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट जिसमें हम कवर करेंगे वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट जो न्यूटन के लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसको सीखेंगे पूरा डिटेल के साथ। अब ये जो न्यूटन के लॉज है स्टूडेंट्स, ये सर आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने न्यूटन ने 1687 में पब्लिश किए थे। 3 लॉज जो इंपॉर्टेंट लॉज है, ठीक है। ये तीनों लॉज जो है इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली जिस चीज का जिक्र होता है इसमें 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से? तीनों लॉज में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। इन तीनों में क्या किस चीज का जिक्र होगा? फोर्स एंड मोशन का, ठीक है। फोर्स एंड मोशन, ये बात आपने ज़हन में याद रखनी है। तीनों जो लॉज है इसमें जिक्र जो होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन का। अब फोर्स हमारे साथ क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? सबसे पहले फोर्स को सीखते हैं। फोर्स हमारे साथ स्टूडेंट्स एक ऐसा चीज़ है जो क्या करती है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है। किस तरह? लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, तो उसमें फोर्स क्या करेगी? मोशन पैदा करेगी। या अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स क्या करेगी? उसको रेस्ट पे लाएगी। सो फोर्स का जो डिफिनीशन है सिंपल हो क्या है कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करती है। रेस्ट में हो तो मोशन, मोशन में हो तो रेस्ट पे लाएगी। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मोशन क्या है? मोशन का जो फिजिक्स में डिफिनीशन है वो ये इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगी? एक ऑब्जेक्ट तब मोशन में होगी जब उसका क्या होगा? वो उसका पोजीशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। जो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉडी है, ये इसके सराउंडिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट का क्या, इसका पोजीशन लेट्स सपोज इधर है, अब इधर है, नेक्स्ट इधर है, तो इस ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज होगा ये इसका सराउंडिंग है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो मोशन का जो डिफिनीशन है फिजिक्स में वो क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट तब मोशन में होगा जब इसका पोजीशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सो फोर्स का जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वो इस तरह हुआ कि इट इज एन एजेंट दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट बॉडीज, ठीक है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या करेगा? या तो कोशिश करेगा कि बॉडी के स्टेट को चेंज करे या उसको चेंज करेगा। इस डिफिनीशन का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक दीवार है उसको हम पुश करते हैं, एक बंदा, ठीक है, उस पर वो फोर्स लगाता है तो वो पुश करता है, तो क्या होता है? दीवार तो गिरता नहीं है लेकिन वो क्या करता है? कोशिश करता है। तो फोर्स क्या करेगा? इसका मकसद ये होगा कि ये बॉडी की स्टेट को या चेंज करेगा। चेंज कब करेगा? जब फोर्स उस पर ज्यादा होगा। अगर वो फोर्स उस पर ज्यादा ना हो तो क्या होगा? वो चेंज करने की कोशिश होगा। इस तरह मोशन का जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वो क्या हुआ कि चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये आसान डिफिनीशन है मोशन का। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स किसकी तरफ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब इसको देखिए। लेट्स सपोज ये हमारे साथ क्या है? ये है सरफेस, ठीक है। इस पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये बॉक्स, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे पड़ा हुआ है। इस साइड पे इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड है लेट्स सपोज वो है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी इस पे फोर्स अप्लाइड है, कितना? 5 न्यूटन। अब देखिए इधर नेट फोर्स जो इस पे अप्लाइड है, नेट फोर्स वो कितना है? 5। ये अपोजिट डायरेक्शन है, सो -5 इक्वल टू 0। अब ये हमारे साथ क्या है? ये दो फोर्सेस जो है ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है रेस्ट में, इस पे दोनों साइड पे जो फोर्स अप्लाइड है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड 5 न्यूटन, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड
5 न्यूटन, सो नेट फोर्स इस पे कितना अप्लाई है, 0। अब ये जो दो फोर्सेस है जिसका नेट 0 है, ये हमारे साथ कौन से फोर्सेस है, ये हमारे साथ है बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस का क्या मतलब कि इसका जो नेट या रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, 0। सो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब इधर देखिए दूसरा, ये सरफेस है, इस पे ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो इधर है, इस साइड पे इस पे अप्लाइड है कितना फोर्स, 7 न्यूटन, और सेम इस साइड पे कितना फोर्स अप्लाइड है, 5 न्यूटन। अब इसका जो नेट फोर्स है इस पे अप्लाइड इस ऑब्जेक्ट पे वो कितना है, 2 न्यूटन। ये जो 2 न्यूटन अप्लाइड है नेट फोर्स, ये किस साइड पे ज्यादा है, ये फोर्स ये है राइट हैंड साइड पे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा मूव टुवर्ड्स, ये राइट हैंड साइड वाले फोर्स की वजह से ये किस इधर मूव होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड। अब ये जो मोशन इस पे पैदा हो गया, किस वजह से, ये पैदा हो गया इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। ये हमारे साथ क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, दोनों साइड पे बराबर, और ये क्या है, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये जो नेट 2 न्यूटन है ये अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या होगा, राइट हैंड साइड फोर्स की वजह से मूव होगा इस साइड की तरफ। बात करने का मकसद ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक पार्ट हमें क्या कहता है कि एक बॉडी क्या होगा, रेस्ट में पड़ेगा। कब तक, जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है स्टूडेंट्स, इसकी दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमें ये कहता है कि एक बॉडी कब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा, जब तक उस पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये तब तक क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगा। या एक बॉडी स्ट्रेट मोशन करेगा यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कब तक, जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। किस तरह देखें, लेट्स सपोज हम स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, ये अर्थ है, हम स्पेस में चले जाते हैं। स्पेस में आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स के स्पेस में जो बॉडीज मोशन में, वो उसी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये बॉडीज क्या करेगी, मोशन करेगी। क्यों, क्योंकि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, जब आप इस स्पेस में जाएंगे तो आप मोशन करेंगे यूनिफॉर्मली तब तक जब तक दुनिया रहेगी। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, क्योंकि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो क्या है, 0। सही है। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब स्टेटमेंट को देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी बॉडी विल रिमेन इट रेस्ट, ठीक है, are in uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force on act, ठीक है, फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, एक बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी या कब तक यूनिफॉर्म मोशन करेगी, जब तक उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का स्टेटमेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स किसको कहते हैं जो बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। अब एक और पॉइंट इधर देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया क्या है, ठीक है, इनर्शिया को सीखते हैं। What is the inertia? इधर देखिए, एक बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी और कब तक मोशन करेगी, जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। अब ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करती है बॉडी कि वो रेस्ट में रहे या वो यूनिफॉर्म मोशन करे। ठीक है, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया हम किसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है,
किस तरह प्रॉपर्टी है कि उसमें वो बॉडी मेंटेन करना चाहती है अपनी ओरिजिनल हालत को। ओरिजिनल हालत का क्या मतलब कि अगर वो रेस्ट में रहे तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, और अगर वो मोशन करे तो वो चाहती है कि वो मोशन करे। इसके खिलाफ जो मुजाहिमत बॉडी पेश करती है इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की वो खसूसियत है जिसमें बॉडी चाहती है कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहे, और इसको इनर्शिया कहते हैं। सो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहते हैं कि एक बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी और कब तक यूनिफॉर्म मोशन करेगी, जब तक फोर्स उस पर एक्ट ना करे। तो असल में ये खसूसियत जो है ये किस चीज़ की है, ये बॉडी की वो खसूसियत है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। सो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं बिकॉज ऑफ ये बॉडी की वो खसूसियत है जिसमें वो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में बरकरार रहना चाहती है। सो इनर्शिया का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है। इनर्शिया की डिफिनीशन को देखें, इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ए बॉडी। ये एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की वो खसूसियत है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करती है, जिसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट चाहती है कि वो मेंटेन करे, ठीक है, और टेंस का क्या मतलब कि वो कोशिश करे। कोशिश का ये मतलब है, टेंस का ये मतलब है कि लेट्स सपोज अगर हम गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है, और अचानक ड्राइवर क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब वो जोर से ब्रेक लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, और सीट के साथ या फ्रंट के साथ हम क्या करेंगे, हमारी टक्कर होगी। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश का ये मतलब है कि अगर हमारा जो कोशिश है वो उस ब्रेक पे ज्यादा हो तो हम तो फिर अपनी ओरिजिनल हालत में रहेंगे, अगर वो कम हो तो हम फिर क्या करेंगे, आगे मूव होंगे। तो टेंस का मतलब कोशिश करना, ठीक है, टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ए बॉडी, जो ओरिजिनल हालत है। सो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया। सो फर्स्ट लॉ को स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इनर्शिया की वजह से बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहती है या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में मोशन करना चाहती है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एक और पॉइंट स्टूडेंट्स, ये जो इनर्शिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास को, ठीक है, इनर्शिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मास को। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया कम होगा, ठीक है। सो इनर्शिया बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, मास को। सो ये था हमारे साथ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ये है कि हमारे साथ एक बॉडी रेस्ट में होगी कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, या स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी कब तक, जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। सो बेसिकली ये जो लॉ है ये प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, और इस इनर्शिया को लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्लेन होता है इधर ये बेसिकली। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और पॉइंट इधर मैं आपको बता देता हूं। मैथमेटिकली इधर हमारे पास मैंने पहले आपको बताया कि जो फोर्स होता है नेट फोर्स, वो क्या होता है इस्लाम में, ये हमारे पास होगा जीरो न्यूटन, ठीक है। अब जब हमारे पास फोर्स जीरो है तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। सो बेसिकली जब चेंज नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो हमारे पास जीरो होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी जीरो है। सो मैथमेटिकली हियर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में फोर्स भी जीरो, नेट फोर्स, वेलोसिटी भी जीरो एंड एक्सेलरेशन भी जीरो। ये पॉइंट आपने याद करना है। अब आते हैं स्टूडेंट सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है,
ये इस पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में होगी तो इसमें वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। सो जब ये जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब हम इस तरह करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इसमें मोशन पैदा करते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर, इस वाली रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें मोशन पैदा होगा। जब मोशन पैदा होगा तो इसमें वेलोसिटी पैदा होगी। जब वेलोसिटी पैदा होगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगी और इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या क्या हमने, एक बॉडी थी रेस्ट में, इसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो, सो एक्सेलरेशन भी जीरो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो हमारे साथ वेलोसिटी पैदा हो गई। सो वेलोसिटी पे जो चेंज आती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट किस तरह लिखेंगे, इधर देखिए, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, टू अ बॉडी। जब हम क्या करते हैं, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या पैदा करेगा बॉडी में, इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन। ये क्या पैदा करेगा, ये एक्सेलरेशन पैदा करेगा बॉडी में। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्सेलरेशन पैदा करेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन पैदा होगा किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। सो व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, इधर देखें, ये जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। सो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ गए। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक तो ये एक्सेलरेशन पैदा होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो उसी डायरेक्शन में दोनों एक्सेलरेशन और फोर्स का सेम डायरेक्शन होगा। इसका दूसरा पार्ट को देखिए। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेम बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, एक भी है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये भी 3 kg ऑब्जेक्ट है और ये भी 3 kg ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन, इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन। अब देखिए इधर, इधर हमारे पास स्टूडेंट्स किस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, सो जिधर हमारे साथ फोर्स ज्यादा है तो उधर हमारे साथ ये सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब सेम मास हो, ये भी 3 kg मास, ये भी 3 kg मास, जब सेम मास हो दोनों का और जिस पे फोर्स ज्यादा हो तो उसी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सो एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, इधर देखिए, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को। कब, जब हमारे साथ सेम ऑब्जेक्ट हो। तो जब सेम ऑब्जेक्ट हो तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी जिस पे फोर्स ज्यादा है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, फोर्स को। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसी तरह एक ऑब्जेक्ट है 3 kg, दूसरा हमारे पास है 5 kg, ठीक है। इस पे हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं 5 न्यूटन और इस पे अप्लाई करते हैं सेम फोर्स 5 न्यूटन। तो किस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अब इधर देखिए, एक्सेलरेशन हमारे पास स्टूडेंट्स ज्यादा पैदा होगा 3 kg में। सो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, मास को। दूसरा पार्ट इस लॉ का,
एक्सेलरेशन जो पैदा होगी स्टूडेंट्स, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, फोर्स को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, मास को। फोर्स अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम, मास अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। अब इसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन ज्यादा है और इधर हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं। हाँ, when a force applied to a body it produce acceleration in the direction of force whose magnitude, ठीक है, whose magnitude, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force to the force and inversely proportional, इसको लिख देते, ठीक है। to the mass। सो ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, इसको हम कंबाइन करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या आएगा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, सेम है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा। अब ये हमारे साथ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये होगा F डिवाइड बाई M, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा देते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट आएगा। सो एक्सेलरेशन बराबर होगा K इंटू F फोर्स डिवाइड बाई M। अब अगर K हमारे पास क्या हो, जो कांस्टेंट है K की वैल्यू 1 हो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाई मास। अब फोर्स हमारे पास आ जाएगा किस चीज के बराबर, मास हमारे साथ इधर डिवाइड है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा M इंटू ए, और फोर्स बराबर होगा एम ए के। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया फोर्स का, ठीक है। बेसिक जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गया फोर्स का, और इसका बहुत यूज है फिजिक्स में। सो बेसिकली फोर्स का एक इनदर डिफिनीशन हमारे साथ इधर आ गया, वो क्या है कि फोर्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन is called force, is called what, is called force। SI यूनिट जो फोर्स का है स्टूडेंट्स, वो किस चीज के बराबर होगा, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे। वैसे तो हमको मालूम है कि फोर्स का जो यूनिट है SI वो न्यूटन है, लेकिन न्यूटन किसके बराबर है, फोर्स बराबर है स्टूडेंट्स किस चीज के, MA। अब M हमारे पास मास का जो यूनिट है वो kg, और एक्सेलरेशन का हमें मालूम है कि वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स का जो SI यूनिट मैथमेटिकली बराबर है वो किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मल्टीप्लाई
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन। सेकंड लॉ जो न्यूटन का है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो ये क्या पैदा करेगा ऑब्जेक्ट में, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, ये फिर क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट की मास को, ठीक है। और दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सेलरेशन का भी होगा, दोनों का सेम होगा। इसी तरह इन दो इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है जो कि फोर्स का डिफिनीशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। एसआई यूनिट जो है फोर्स का, वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर न्यूटन, ठीक है। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट इस तरह है स्टूडेंट्स के, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, ठीक है, कि हर एक एक्शन के लिए क्या होगा, हमेशा रिएक्शन होगा। अब क्या है एक्शन और रिएक्शन, दीज एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेज है, ठीक है। दीज एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन इनका अपोजिट होता है। किस तरह देखिए एग्जांपल, जब हम लेट सपोज ये एक दीवार है, ठीक है, ये क्या है, ये दीवार हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ एक टेनिस बॉल है, ठीक है, इसको हम फेंकते हैं इस दीवार पे। तो हम क्या करते हैं, जब इस बॉल को फेंकेंगे इस दीवार पे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इधर से हम जो फोर्स लगाते हैं इस बॉल को दीवार पे, ये क्या है, ये है एक्शन, एक्शन फोर्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है एक्शन फोर्स। अब देखिए ये दीवार क्या करेगा, इस बॉल को वापस धकेलेगा इधर, इस यहां तक, ठीक है। अब ये दीवार क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है। बॉल जब हम फेंकेंगे इस दीवार पे तो ये वापस हमारे पास दोबारा इधर आएगा। तो ये हमारे साथ क्या है, एक्शन। दीवार जो फोर्स लगाते हैं बॉल को, ठीक है, वापस, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन। सो बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हमें ये कहता है कि हर एक एक्शन के लिए जो आप करते हैं एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, तो उसके लिए इक्वल रिएक्शन होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन होगा हमेशा। और ये दोनों एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन इक्वल होगा रिएक्शन के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होंगे, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट। इस तरह एक और एग्जांपल, जब हम जमीन पे चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जमीन को पुश करते हैं और जमीन आगे हमें मूव करता है, ठीक है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जमीन को पुश करते हैं पाँव, और जमीन वापस हमें आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन का।